दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हमारे देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 1961 में गोवा आज़ाद हुआ था। तो गोवा लिबरेशन डे की हम लोग बात कर रहे हैं। गोवा पर पुर्तगालियों के कब्जे से लेकर हम लोग आज़ादी तक की पूरी कहानी को 5 से 10 मिनट के अंदर में समझेंगे। भारत को तो साल 1947 में आज़ादी मिल गई, लेकिन आज का गोवा राज्य भारत के साथ आज़ाद नहीं हो पाया। ना ही वो भारत की तरह ब्रिटेन के कब्जे में था। गोवा दरअसल पुर्तगालियों के कब्जे में था, वो भी ब्रिटेन के भारत पर कब्जा जमाने से पहले से। पुर्तगालियों से गोवा को साल 1961 में आज़ादी मिली और उसी साल 19 दिसंबर को गोवा भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया। इसी दिन से गोवा में लिबरेशन डे यानी मुक्ति दिवस के जश्न को मनाने की शुरुआत हुई। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा साल 1510 से हो चुका था और गोवा में पुर्तगालियों के अंत की शुरुआत 18 जून 1946 से हुई। वो पुर्तगाली ही थे जिन्होंने सबसे पहले भारत में आकर कॉलोनियाँ बसाने की शुरुआत की और सबसे आखिर में भारत को छोड़ा। गोवा पर साल 1510 में अल्फांसो द अल्बुकर्क के नेतृत्व में पुर्तगालियों का आक्रमण हुआ और बिना किसी संघर्ष के पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा हो गया और अगली 4 सदियों तक गोवा पर पुर्तगालियों का राज चला। 1540 आते आते मतलब 1510 के आक्रमण के बस महज 30 सालों बाद ही गोवा में खूनी दौर शुरू हुआ, जहां हिंदुओं और गोवा के कैथोलिकों का उत्पीड़न हुआ। कोंकणी भाषा को दबाया गया, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और हिंदू विवाह अनुष्ठानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। वहीं स्वेच्छा से ईसाई धर्म अपनाने वाले हिंदुओं को 15 साल के लिए भूमि कर से छूट दी गई थी। 1932 में पुर्तगालियों के एंटोनियो डी ओलिवेरा सालाजार की तानाशाही में आने के बाद हालात और भी खराब हो गए। लोगों को बुनियादी नागरिक स्वतंत्रता से वंचित कर दिया गया। भाषण, सभा और प्रेस का अधिकार भी छीन लिया गया। शादी के निमंत्रण पत्र जैसी साधारण चीज़ों को भी सेंसर कर दिया गया। गोवा में पुर्तगालियों का दमन का चक्र बहुत बढ़ गया था और बहुत सारे लोग गोवा को उस समय छोड़ने लगे। जब पूरा भारत स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा था, तब राम मनोहर लोहिया गोवा के शिक्षाविद और लेखक डॉक्टर जूलियो मेनेजस के निमंत्रण पर गोवा पहुंचे। राम मनोहर लोहिया गए तो अपने दोस्त से मिलने थे, लेकिन उनके वहां जाने के बाद गोवा में स्वतंत्रता के लिए एक आंदोलन विकसित हो गया। गोवा वासियों की दुर्दशा के बारे में जानने पर लोहिया ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। उसके बाद लोहिया को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को समाप्त कर दिया गया, जिसने गोवा के लोगों को प्रेरित किया। इसके बाद से लोग मिलने लगे, संगठित होने लगे और रणनीतियाँ बनाने लगे, जिसने प्रभाकर विट्ठल सेनारी जैसे कई युवा गोवा वासियों के मन पर एक स्थायी छाप छोड़ी, जो आंदोलन के दौरान सिर्फ 13 साल के थे। तब आज़ाद गोमांतक दल ने पुर्तगालियों से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ गठबंधन किया था। गठबंधन ने गोवा पर हमला करने से पहले नरोली और दादरा और नागर हवेली के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए कई सारे हमले किए। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर ने गोवा, दादरा और नागर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त करने के लिए पुणे में एक संगीत कार्यक्रम में प्रस्तुति दी थी, ताकि क्रांतिकारियों को हथियार खरीदने के लिए धन जुटाने में मदद मिल सके। दादरा और नागर हवेली पर किए गए हमलों को सफलता मिली। आज़ादी के बाद बड़ी उम्मीदें थीं कि भारत सरकार गोवा को मुक्त कराने के लिए सेना का इस्तेमाल करेगी, लेकिन पुर्तगाल उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो का हिस्सा था और भारत की सरकार नेटो राष्ट्र के साथ सीधे पंगा लेने की स्थिति में नहीं थी। प्रधानमंत्री नेहरू की तीखी प्रतिक्रिया से निराश गोवा वासियों ने अपनी लड़ाई तब भी जारी रखी। 13 जून 1955 को जनसंघ की कार्य समिति की बैठक हुई और जनसंघ ने गोवा में हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। आरएसएस के सदस्य और कर्नाटक के जनसंघ नेता जगन्नाथ राव जोशी ने स्वेच्छा से नेतृत्व किया। उन्होंने जून से अगस्त 1955 तक लगातार सत्याग्रह किए। जैसे ही उन्होंने गोवा में पैर रखा, पुर्तगालियों ने उन पर धावा बोल दिया। उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पीटा गया और प्रताड़ित किया गया। जगन्नाथ राव जोशी की भावना से प्रेरित होकर गोवा मुक्ति विमोचन समिति ने गोवा में सत्याग्रह चलाया। पूरे भारत से 8,000 लोग गोवा में जमा हुए, लेकिन पुर्तगालियों को गोली चलाने का आदेश दिया गया। यह गोवा की मुक्ति के इतिहास में सबसे खूनी दिन था। 32 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
और 225 से अधिक घायल हो गए। इस नरसंहार के बाद भी भारत सरकार ने उस समय हस्तक्षेप नहीं किया। आखिरकार 1961 में दिल्ली में एफ्रो एशियाई सम्मेलन हुए, जहां गोवा पर भारत के पाखंडी रुख पर सवाल उठाया गया था। अन्य राष्ट्र जानना चाहते थे कि भारत अन्य देशों को उपनिवेशवाद से मुक्त करने के लिए सैनिक क्यों भेज रहा था, जबकि विदेशी शासकों ने अभी भी गोवा को नियंत्रित किया था। नवंबर 1961 में पुर्तगालियों ने भारत को उकसाया। उन्होंने कारवार में अंजुनिम के पास एक स्टीमर को गोली मार दी और उसमें एक मछुआरे की हत्या हो गई, और ग्रामीणों को बाहर निकालने और उन्हें बंधक बनाने की कोशिश भी की। पुर्तगाल को पाकिस्तान और नेटो से भी समर्थन प्राप्त था। तब के रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने जवाहरलाल नेहरू पर जोर देकर कहा कि यह बल प्रयोग का समय है। फिर पूरी वायु और नौसैनिक सहायता के साथ 30,000 भारतीय सैनिकों को लड़ने के लिए भेजा गया, और 48 घंटों से भी कम समय में गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त करा लिया गया। तो आप समझ रहे होंगे कि गोवा का लिबरेशन डे कितना इम्पोर्टेंट है गोवा वासियों के लिए, क्योंकि हम तो 1947 में आज़ाद हो गए, लेकिन हमारे कुछ साथी 1961 तक आज़ादी के लिए संघर्ष करते रहे। इसलिए 19 दिसंबर का दिन उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा दिन होता है। इसे हम कहते हैं गोवा लिबरेशन डे। आप समझ ही सकते हैं, इस लिबरेशन डे के मौके पर हमारे प्रधानमंत्री भी गोवा में मौजूद हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस जश्न को गोवावासी कितने बड़े लेवल पर मना रहे होंगे, और जब उनका प्रधानमंत्री इस जश्न में उनके साथ हो तो जाहिर सी बात है कि उत्साह तो बनता ही है। नमस्कार, जय हिंद।